जय हिंद। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को लेकर चर्चा करने के लिए, जो बना है पॉलिटिक्स। तो पेन पेपर हाथ में रखिए, इंडिया एनुअल का मैप साथ में रखिए, ताकि मैं चीज़ों को बताते चलूँ और आप सब लिखते चले और समझते चले। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ले लेते आज का छोटा सा मोटिवेशन, जो ऐसा है कि फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। इसका तात्पर्य यह है कि देखिए, जब हम कोई काम करते हैं और उसमें फेल होते हैं, मतलब असफल हो जाते हैं ना, तब हम लोगों का मन में एक उतावला होता है कि दोबारा हम करेंगे उसको तो अच्छी तरह से करेंगे और फुल प्रिपरेशन लेके करेंगे ताकि सक्सेस मिल सके। तो इसीलिए जब कोई फेल होता है तो उसको एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है, मतलब दूसरे बार जब ट्राई करेंगे तो अच्छी से ट्राई करेंगे। और यही बात है कि फेलियर अगर होंगे तभी आपका अंदर एक नया जोश आएगा। कोई अगर ऐसा होगा कि फेल होगा तो डर जाएगा, तो उसका ज़िंदगी में कोई सफलता नाम का चीज़ होगा ही नहीं। तो इसीलिए फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाइएगा, दोबारा कोशिश कीजिए, खुद को जगाइए और लाइफ में सक्सेस लेके आइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट आज कवर करेंगे, ठीक है, वो है बेसिक, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है पॉलिटी एक बहुत एक हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड टॉपिक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है जानते हैं कि बीच बीच से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली मैं भी ऐसा करता था पहले, बीच से पढ़ना स्टार्ट करते थे तो मुझे समझ ही नहीं आता था, लेकिन अभी हमको ऐसा लगता है कि अगर बेसिक से स्टार्ट करते तो हम पहले ही समझ जाते। तो कोशिश करते हैं आप लोगों को बेसिक से समझाने का, देखते हैं कितना होता है। ठीक है, तो पहले जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक नंबर में। सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे, इसका सोर्स पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, तीसरा जो पढ़ेंगे ना, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इसका, जैसे होगा प्रियम्बल, प्रियम्बल पढ़ेंगे। चौथा जो पढ़ेंगे, चौथा हम पढ़ेंगे इसका ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। पांचवा जो हम पढ़ेंगे, पांचवा हम पढ़ेंगे इसका एडॉप्ट। एडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट पढ़ेंगे। 6 नंबर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल, आर्टिकल्स। इसके बाद पार्ट्स, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग शेड्यूल्स, शेड्यूल्स। ठीक है, और 7 नंबर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट। ठीक है, देखिए टॉपिक ऐसा है, अगर इस तरह आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा पॉलिटी। तो आज हम लोग जो है ना, आज सिर्फ हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है यही डिस्कस करेंगे, और बाकी बात जो टॉपिक होगा वो धीरे धीरे हम क्लास में आगे जाते रहेंगे और टॉपिक को कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो आज पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो विषय होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होता है ना, वो क्या होता है, उसको बोलता है गण परिषद। देखिए, इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था ना, तो एकदम हटाक से तो नहीं हुआ था, मतलब धीरे धीरे किसी का माइंडसेट में आएगा कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसको उपयोग करेंगे, है ना। उसके बाद तो धीरे धीरे काम में आएगा। तो सबसे पहले इंडिया में किसका माइंड में ये बात आया था कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो माइंड में आया था ना, उसका नाम है M.N. रॉय। इसका मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय। टाइम कितना था 1934। इसका माइंड में आया था, और ये व्यक्ति जो था ना, ये कौन था, ये था कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट था। ठीक है, मतलब कहाँ पे इसका उद्घाटन किया था, केरल में, केरला में। तो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट था, तो केरल में
कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट था, वो इसका माइंड में पहले आता है। ठीक है, अब देखिए किसी एक पर्टिकुलरली किसी आदमी का, इंसान का माइंड में अगर कोई चीज़ आएगा तो वो तो भारत, टोटल भारत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो एक राजनीतिक जो मतलब पॉलिटिकल जो पार्टी था उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकेंड में आई इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका माइंड में आता है कितना, 1935 में। जब ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस का माइंड में आता है कि हाँ सच में एक कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत है, तब क्या होता है, धीरे धीरे भारत में, इंडिया में टोटल फैल जाता है बात। ठीक है, अब देखिए इसका बाद तीसरा क्या होता है, 1940, ये क्या होता है, गवर्नमेंट, GOVT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम लोग डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर, मतलब ब्रिटिश रूल था इंडिया में। ठीक है, तो 1940 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट था वो क्या किया, वो पास कर दिया, अच्छा ठीक है तुम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, मतलब परमिशन दे दिया सिर्फ बनाने का। अब क्या हुआ देखिए, 4 नंबर 1946, इसका 24 मार्च, इस डेट में क्या होता है, एक कैबिनेट आता है, कहाँ से, ब्रिटेन से। एक कैबिनेट कमेटी आता है, उस कमेटी में कुछ मेंबर था, वो मेंबर आके क्या किया, इंडिया में कुछ लीडर को लिया और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भेज दिया कि तुम लोग आप बना सकते हो, परमिशन दे दिया। वो जो मिशन था, मतलब 1946 24 मार्च जो आया था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन। ये जो है ना, ये 3 पार्ट, मतलब 3 आदमी आया था, 3 आदमी मेन था। वो मेन 3 आदमी कौन था, पहले था उसका नाम है हम लोगों का स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स एक नंबर में। सेकंड है AV अलेक्जेंडर, 3 नंबर है, तीसरा है पैथिक लॉरेंस। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन का हेड कौन था, तो हेड कौन था, हम लोग का पैथिक लॉरेंस था। अब ये कमिटी इंडिया को मतलब परमिशन दे देता है कि तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकते हो, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हो। अब देखिए ये लोग क्या किया ना, ये लोग एक सीट डिवाइड किए, मतलब कितना सीट रहेगा उसमें, मेंबर कितना रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अब कितना सीट डिवाइड किए, देखिए टोटल सीट डिवाइड किए 389। अब जो 389 जो सीट था वो इंडिया का एक साइड से तो नहीं था, पूरा इंडिया से बीच बीच से एक एक करके लीडर लेके आया था। अब देखिए जब इंडिया में ब्रिटिश रूल करता था तो टोटल इंडिया में उसका रूल नहीं था, कुछ कुछ जगह ऐसा भी था जहाँ पे ब्रिटिश का कोई रूल भी नहीं था। तो एक उसको क्या कहता था, उसको कहता था प्रिंसली स्टेट। तो एक था ब्रिटिश रूल्ड, एक था प्रिंसली स्टेट, और एक था इंडिया का सबसे बड़ा बड़ा जो सिटी होता है वो कौन था, कौन सी सिटी था, दिल्ली, अजमेर, राजस्थान का अजमेर, उसके बाद कॉर्ज, और उसके बाद ब्रिटिश बालूचिस्तान। देखिए 4 सिटी था, 1 सिटी, 2 सिटी, 3 सिटी, 4 सिटी था। तो ब्रिटिश रूल जो एरिया था वहां से लिया था 292 सीट, ठीक है, 292 सीट। प्रिंसली स्टेट यहाँ से लिया था 93 सीट, और ये जो 4 जगह था, 4 जगह से 4 सीट लिया था, मतलब टोटल जोड़ के देखिएगा तो 389 हो जाएगा। अब देखिए ये जो सीट्स का डिवाइड हो गया, अभी 389 इसमें से 15 सीट्स था किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है, 15 सीट्स था फीमेल के लिए। अब बहुत सारा फीमेल है, उसमें से इंपॉर्टेंट जो है फीमेल, हम 2-3 का नाम बोल देते हैं। जैसे एक है, इसका नाम है अम्मी स्वामीनाथन, अम्मी स्वामीनाथन 1 नंबर। 2 नंबर दुर्गा बाई देशमुख, कवर कर दे, दुर्गा बाई देशमुख 2 नंबर था, और 3 नंबर था बेगम आइजाज रसूल। देखिए 3 महिलाएं, इसका नाम हम बोल दिए।
अगर आपका सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक महिला था जो मुस्लिम था, कौन था? वो था आपका बेगम अय्यद रसूल। ठीक है, अब देखिए इसका सीट डिवीजन हो जाता है, हो गया, उसका फीमेल का मेंबर जो है वो भी हो गया। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसका एक डेट फिक्स होगा, मतलब इस डेट में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उद्घाटन करेंगे। वो कौन सा डेट था देखिए, अभी जो है ना वो सब मिल के, मतलब पूरा कैबिनेट मिशन और इंडिया का जो लीडर था सब मिल के क्या किया, 1946 और इसका 6 दिसंबर, इस डेट में क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसका उद्घाटन करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उद्घाटन हो जाता है। अभी देखिए इसका जो सेशन है ना, मतलब इसका मीटिंग, मतलब सारे लोग तो आएंगे, एक जगह मिल के बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके कोई डिसीजन लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा, है ना। तो फर्स्ट जो समिट है, फर्स्ट समिट कितना में होता है, 1946 का 9 दिसंबर, 9 दिसंबर। देखिए इसका ये जो समिट था इसमें सारे लोग प्रेजेंट नहीं थे, मतलब 389 जो सीट्स थे वो सारे मेंबर प्रेजेंट नहीं थे। प्रेजेंट कितना था, 211, इतना सारा मेंबर ही सिर्फ प्रेजेंट था। और ये वाला जो मीटिंग कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहाँ का, दिल्ली का, दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में फर्स्ट मीटिंग हुआ था। अब देखिए जब एक मीटिंग होता है ना, तब उसमें एक प्रेसिडेंट चाहिए। ठीक है, एक प्रेसिडेंट चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। तो फर्स्ट जो डेट था, इस डेट में एक प्रेसिडेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट तो नहीं, उसको टेम्पोररी बोलता है, हाँ प्रेसिडेंट ही, प्रेसिडेंट, लेकिन ये था टेम्पोररी प्रेसिडेंट। कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए टेम्पोररी प्रेसिडेंट हमको मिल गया। अभी इसका अगला 2 दिन बाद, मतलब 1946 इसका 11 दिसंबर, इसमें क्या होता है, अभी एक प्रेसिडेंट मिल जाता है, वो परमानेंट मिलता है, उसका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट परमानेंट मिल जाता है। अब इसी डेट में एक वाइस प्रेसिडेंट भी मिलता है, उसका नाम क्या था देखिए, वाइस प्रेसिडेंट, उसका नाम था हम लोगों का हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब देखिए पहला समिट 9 दिसंबर, सेकेंड समिट 11 दिसंबर, अब थर्ड समिट 1946 13 दिसंबर। ये डेट इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, इस डेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लाया था। वो प्रस्ताव क्या था, वो प्रस्ताव था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, ये ऐसा है कि इसमें लिखा था छोटा करके, मतलब ये चीज़ होगा कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में, और ये चीज़ नहीं होगा, इतना आर्टिकल होगा, इतना शेड्यूल होगा, ये सब बात छोटा करके, मतलब एक डेमो टाइप का कुछ लिखा था छोटा करके। तो ये था ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन। अब ये सब प्रेरित हुआ था, मतलब लाया गया था बिल तो, लेकिन ये पास कब हुआ था, ये पास हुआ था आप लोगों का 1947 का 22 जनवरी, जनवरी पास हुआ था। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, मतलब प्रेरित हुआ था 1946 13 दिसंबर, और पास हुआ था, मतलब कंफर्म हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था 1947 का 22 जनवरी। अब देखिए एक बात, जनवरी आ जाता है। अब इसका बाद हम पहले पूछ लेते हैं, ठीक है, ऊपर में लिखेंगे, अभी जगह का बोर्ड तो थोड़ा छोटा है, इसलिए दिक्कत होता है, बार बार पूछना पड़ता है। अभी देखिए 22 जनवरी आ जाता है। इसके बाद 1947
दिसंबर ले लेते, दिसंबर टू 1947 जून, ये एक डेट लेते और एक डेट लेते हम लोग का 1947 जून टू 1950 जनवरी। ये डेट हम किस ले लिए? देखिए 1946 से 1947 दिसंबर जून, इसका बीच में इसका सीट्स था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सीट्स था 389, लेकिन इस डेट में आते आते इसका सीट्स घटकर कितना हुआ? 299। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए पहले जब जो सेशन हुआ था ना, समिट जो हुआ था ना, उसमें मुस्लिम लीग नाम का एक पार्टी था, उस पार्टी को भी बुलाया गया था और उसके लिए सीट रखा था, लेकिन मुस्लिम लीग डायरेक्टली इग्नोर कर देता है, बोलते हम इस क्या करेंगे, इस समिट में मेंबरशिप नहीं लेंगे, अटेंड नहीं करेंगे समिट को। किस लिए? क्योंकि हम लोगों को एक अलग सा कंट्री चाहिए। तो मुस्लिम लीग क्या बोलता है? हम लोग को पाकिस्तान चाहिए। तो इसीलिए क्या किया, ये जो समिट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी समिट होता है, इसमें अटेंड नहीं करता है, लेकिन सीट्स था, मतलब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो मुस्लिम लीग को उतना ही वैल्यू देता था, इसीलिए उन लोगों के लिए सीट भी रखा था। लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो उस सीट को मानने से इनकार कर दिया, हम नहीं मानेंगे। इसीलिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखा कि बहुत दिन हो गए उन लोगों के लिए सीट रखे थे, लेकिन वो लोग मानता ही नहीं, आता ही नहीं, तो क्या करेंगे, सीट अभी घटा देंगे। तो इसीलिए 1947 क्या किया, 1947 से 1950 तक इसका सीट घटा के कितना हुआ? टोटल 299 हुआ। अब देखिए माइनस करके हम लोग को मिलता है कितना? 90 सीट्स मिलता है। तो ये जो 90 सीट्स था ये किसको दिया था? ये मुस्लिम लीग को दिया था। मतलब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से काट के, मतलब अलग करके वो मुस्लिम लीग को दे दिया था पाकिस्तान बनाने के लिए। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट जो अलग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किसके लिए संभव हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये था इंग्रेज, मतलब ब्रिटिश था। ये क्या भारत को और पाकिस्तान को दोनों को अलग कर दिया। और अलग किया किस दिन? देखिए 1947 15 अगस्त और 14 अगस्त और 15 अगस्त इस डेट में पाकिस्तान को अलग किया, इस डेट में इंडिया को अलग किया, पाकिस्तान। ठीक है। अब देखिए 1947 का 14 अगस्त में लॉर्ड माउंटबेटन क्या करता है? पाकिस्तान को अलग कर देता कि तुम जाओ, तुम अभी पाकिस्तान बनाओ। और 15 अगस्त को क्या बोलता है? इंडिया को बोलता है कि तुम अब अलग से आज़ाद हो। तो 15 अगस्त को दिन क्या होता है, इंग्रेज जो होता है ना, ब्रिटिशर्स जो होता है ना, सारे मिलके चले जाते हैं अपना देश इंग्लैंड। अब देखिए देश तो आज़ाद हो जाता है, अब इस देश के लिए एक फ्लैग चाहिए। ये पहले ही मतलब आज़ादी से पहले ही इंडिया की मेंबर का माइंड में आ गया था, मतलब आ चुका था। तो ये लोग क्या करता है, एक फ्लैग, नेशनल फ्लैग पहले मतलब कंफर्म करके रखता है। वो कौन सा डेट था? देखिए वो था हम लोगों का 1947 22 जुलाई। इस डेट में हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का जो ट्राई कलर होता है, हम लोग का ट्राई कलर है, मतलब नेशनल फ्लैग है, उसको एक्सेप्ट किया गया था, नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग हम लोग का एक्सेप्ट हुआ था कितना दिन पहले? हम लोग का स्वाधीन जो मतलब इंडिपेंडेंट होने से कुछ दिन पहले हम लोग का नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसा कि नेशनल फ्लैग का फाउंडर कौन था, बनाया कौन था? यहाँ पे दो नाम आता है। ठीक है, एक आता है हमारा सुरैया बादिरुद्दीन तायब जी, और दूसरा जो नाम आता है वो है पिंगाली वेंकैया। देखिए दो नाम है, कौन बनाया था कॉन्सेप्ट क्लियर किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ये दो सोर्स से दो नाम हमको मिलता है, इसीलिए हम दोनों ही बोल दिए। ठीक है, जहाँ पे जैसा होगा क्वेश्चन उसी टाइप से आप ऑप्शन जो रहेगा आप वो कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, वो सही है आपका। अब देखिए ये नेशनल फ्लैग जो है ना, ये तो बना दिया। अभी नेशनल फ्लैग हम लोग तो देखे हैं ना, नेशनल फ्लैग ऐसा है ट्राई कलर, मतलब 3 कलर होता है, इसका बीच में एक क्या होता है, एक सर्कल सा होता है, एक चक्र सा होता है।
महात्मा गांधी जो क्या था, महात्मा गांधी बोला था ये चक्र क्या होगा, वो जो खादी का सूता करते थे ना, वो चक्र इसमें बैठाएगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या बोला कि ऐसा नहीं होगा, क्या है कि इसमें दूसरा कोई चक्र लगेगा, मतलब दूसरा कौन सा चक्र, अशोक चक्र लगेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि हम लोग का नेशनल फ्लैग में एक चक्र होता है जिसमें एक ऐसा ऐसा दाग होता है। बोल पाइएगा एक कितना दाग है, टोटल 24, मतलब 24 ऐसे रेखाएं होते हैं इसमें, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग में जो चक्र होता है वो अशोक चक्र है, उसमें 24 हम लोग का नेशनल फ्लैग में जो होता है 24 दाग होता है, ठीक है, मार्क होता है। अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम लोगों का क्रिएट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, इसका एक सिंबल था, जैसे हम लोग का भारत का, इंडिया का एक सिंबल था नेशनल फ्लैग, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक सिंबल था। वो सिंबल क्या था, वो सिंबल था आप लोगों का, यहाँ पे लिख देते एलिफेंट, एलिफेंट हाथी, पूछ लेगा तो यही आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं था, कौन था वो व्यक्ति, वो व्यक्ति था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं था, ठीक है। एम के गांधी, एम के गांधी, गांधी। तो देखिए जितना सारा टॉपिक हम यहाँ पे बोले, ये उम्मीद है आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करके बोल दीजिएगा, तो हम उस पर्टिकुलर विषय में, पर्टिकुलर जहाँ पे आपका दिक्कत होगा वहाँ पे हम क्लियर करके आप लोगों को दोबारा से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुस्त रहिए और बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को अपना प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व ऐसे डेवलप कीजिए कि महिलाएं भी आपके साथ खुद को महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। चलिए, जय हिंद।